आज मैं आपको जिस अपराध के बारे में बताने वाला हूँ वो भारत में अब तक हुए किसी भी आर्थिक अपराध से बहुत बड़ा है। वो इतना बड़ा घोटाला है कि अब तक हुए लगभग सारे घोटालों का अमाउंट जोड़ लिया जाए तो भी वो इस घोटाले के बराबर नहीं हो सकता। ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि दूसरा कोई भी भ्रष्टाचार इसके सामने आपको बौना लगेगा। ये इतनी बड़ी ठगी है कि इसके शिकार हुए लोगों की संख्या कुल ठगी के पीड़ितों की संख्या से कहीं ज़्यादा है और ये लगातार बढ़ रही है। इसके बावजूद सबसे बड़ी बात यह है कि ये सबसे बड़ा आर्थिक अपराध भारतीय कानून के हिसाब से अपराध है ही नहीं, और जब वो कानूनन अपराध है ही नहीं तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान तो हो ही नहीं सकता। आज मैं नैतिक आधार पर जिस अपराध की बात कर रहा हूँ उसका शिकार हर कोई है। मैं भी उसका शिकार हुआ हूँ और आप भी कभी ना कभी उसका शिकार ज़रूर हुए होंगे। और अभी तक जो लोग इससे बचे हुए हैं बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन भविष्य में भी ऐसा ही हो नहीं कहा जा सकता। हमारे चैनल पर लगभग 150 वीडियोज़ हैं, लेकिन आज से पहले किसी भी वीडियो में हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। परंतु आज आपको ये वीडियो पूरा देखना है और शेयर भी करना है। इसके साथ ही कमेंट में अपने अनुभव भी साझा करना है। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु और आप देख रहे हैं द चाणक्य। जब हम खुले बाज़ार से कोई चीज़ खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं। यहाँ तक कि जब हम 50 रुपए की सब्ज़ी खरीदते हैं तो सब्ज़ी वाले से बोलते हैं भैया 40 रुपए लगा लो। जब हम किसी शॉपिंग मॉल से खरीदी करते हैं तो वहाँ पर भी एक फिक्स डिस्काउंट होता है। लेकिन क्या कभी आपने हॉस्पिटल में भर्ती अपने किसी मरीज के लिए दवाइयाँ खरीदते समय बोला है कि भैया कीमत ठीक ठीक लगा लो? नहीं, ऐसा हम में से कभी भी किसी ने नहीं बोला होगा। यहाँ हम यह नहीं कह सकते कि 100 रुपये की दवा है तो 40 ले लो, लेकिन हमें ऐसा कहना चाहिए, ज़रूर कहना चाहिए। आपको मेरी ये बात अजीब लग रही होगी, पर मैं बड़ी गंभीरता से आपसे कह रहा हूँ कि आपको ऐसा ही करना चाहिए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको आगे बताऊँगा पूरे प्रमाण के साथ। आज मैं आपसे अपना एक अनुभव साझा कर रहा हूँ जिसे देखने के बाद आप जब कभी किसी हॉस्पिटल में किसी अपने के लिए दवाइयाँ खरीदेंगे तो ज़रूर बोलेंगे भैया 8000 का बिल है, 4000 लगा लो। अच्छा चलो 4200 ले लो। दरअसल कहानी ये है कि हाल ही में मेरी एक बहुत नज़दीकी रिश्तेदार बीमार थीं। वे मध्य प्रदेश के गुना ज़िले में एक जगह है राघोगढ़, वहाँ रहती हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का गृहनगर है राघोगढ़। महामारी के चलते उन्हें बाहर ले जाना खतरनाक हो सकता था, इसलिए पिछले 3 महीनों से उनका इलाज गुना में ही चल रहा था, लेकिन आराम नहीं हुआ। उनको पेट से संबंधित कुछ समस्या बताई गई थी। जून में जब लॉकडाउन खुला और हालात थोड़े ठीक हुए तो हमने उन्हें भोपाल, जहां मैं रहता हूं, वहां दिखाने का फ़ैसला किया। यहां एक हॉस्पिटल है गैस्ट्रो केयर, जिसके ऑनर हैं डॉक्टर संजय कुमार। 12 जून के दिन मैंने उनके हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट के लिए कॉल किया तो 6 दिन बाद यानी 18 जून का अपॉइंटमेंट हमें मिला। इस दिन जब हम लोग उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पहला नंबर ही चल रहा था और हमें 8 नंबर मिला था। लेकिन माताजी की उम्र और हालत देखते हुए हमारे आग्रह किए बिना ही डॉक्टर साहब ने पहले पेशेंट को देखने के बाद ही दूसरे केबिन में बुलाकर उन्हें देखा, ज़रूरी जांच लिखी और उन्हें एडमिट करने के लिए बोल दिया। कुल मिलाकर उनका इलाज शुरू हो गया। अगर आपका कोई अपना कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है तो आपको ज़रूर पता होगा कि हॉस्पिटल का पहला दिन कितना भारी होता है। एक तो हमारा अपना कोई पीड़ा में होता है इसलिए, और दूसरा यह है कि इस दिन पैसा पानी की तरह बहाना पड़ता है। हम सब जानते हैं कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। जब हम कोई काम धंधा करते हैं या जॉब करते हैं तो कितना मुश्किल होता है पैसा हाथ में आना, लेकिन हॉस्पिटल में वही मुश्किल से कमाया हुआ पैसा हाथ से बालू की तरह निकल जाता है। फिर भी हम सभी अस्पताल में जितना पैसा मांगा जाता है खर्च करते हैं। अगर किसी के पास पैसा नहीं होता तो वो उधार लेता है, लेकिन इलाज तो करवाता ही है। अस्पताल में पहले दिन ही सबसे ज़्यादा टेस्ट होते हैं, कुछ सर्जिकल आइटम्स भी खरीदे जाते हैं। इसी दिन सबसे ज़्यादा दवाइयाँ लिखी जाती हैं। हॉस्पिटल में कुछ पैसा एडवांस के तौर पर भी जमा किया जाता है। हमने भी वही सब किया, हमें भी दवाइयाँ लाने के लिए कहा गया। आजकल हर हॉस्पिटल का अपना मेडिकल स्टोर होता है, सो यहाँ भी था।
हमने दवा ली और हमारा जो पहला बिल बना वह था 8,369 रुपये का। हमने अपनी जेब से इतने रुपए निकाले और देना चाहा तो पता चला कि हमें तो सिर्फ 4,620 रुपये ही देना है। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने 8,300 रुपये की दवाइयाँ खरीदी हों और किसी अस्पताल ने आपको 4,600 रुपये ही लिए हों? शायद नहीं। हमारे साथ भी पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब यह बिल देखिए, दवाओं की कुल कीमत है 8,369 रुपये, जिसके नीचे लिखा है डिस्काउंट 3,748 रुपये। नेट अमाउंट है 4,600 रुपये, जिसका भुगतान हमें करने के लिए कहा गया। ऐसे हमारे पास और भी कई बिल हैं। हमने 5 दिन एडमिट रहने के दौरान वहाँ से कई बार दवाइयाँ खरीदी और हर बिल पर हमें ये छूट मिली। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये डिस्काउंट हमें मांगने पर नहीं मिला था, ये बिना मांगे हमारे बिना आग्रह किए पूरे सम्मान के साथ हमें दिया गया था, क्योंकि ये डिस्काउंट वहाँ उनके बिलिंग सॉफ्टवेयर में ही फीड कर दिया गया है। और आप यह जानकर हैरान होंगे कि डिस्काउंट का प्रतिशत 2, 4 या 10% नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। कुछ सर्जिकल और इंजेक्टेबल में डिस्काउंट 91% यानी 91% तक हैं, और जितने भी पेशेंट वहाँ एडमिट हैं सबको इसका लाभ मिल रहा है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों? हम भी यही सोच रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों। तो हमने डॉक्टर साहब से सीधे पूछ लिया, क्योंकि इसका जवाब तो वही दे सकते थे। फिर उन्होंने हमें बताया कि क्यों उनके अस्पताल में इतना डिस्काउंट दिया जाता है। उन्होंने हमें समझाया कि MRP का खेल क्या होता है। एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि एक इंजेक्शन 270 रुपये का आता है और उस पर MRP आती है 1,000 रुपये। उन्होंने कहा कि मेरा मन नहीं माना कि मैं 270 रुपये का वह इंजेक्शन अपने पेशेंट को 1,000 रुपये में बेच दूँ। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे अपनी फ़ीस और मेरे हॉस्पिटल की दूसरी सेवाओं का चार्ज मरीज से लेना है। 270 रुपये का इंजेक्शन 1,000 में नहीं बेचना। ये बात तो हुई डॉक्टर संजय कुमार के नैतिक मूल्यों की। अब यहाँ सवाल ये है कि दूसरे ज़्यादातर अस्पतालों के मालिकों ने क्या अपना ज़मीर बेच दिया है? बेबी गैस्ट्रो केयर अस्पताल के डॉक्टर संजय कुमार की तरह ये क्यों नहीं कहते कि हमें भी अपनी सर्विसेज का पैसा ही मरीज से लेना है? वे क्यों नहीं कहते कि 270 रुपये का इंजेक्शन 1,000 में हम नहीं बेचेंगे? दूसरा सवाल ये है कि आखिर दवा कंपनियों द्वारा इतनी MRP लिखी ही क्यों जा रही है? इनको किसने अधिकार दिया है दवाओं पर इतनी ज़्यादा MRP लिखने का? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारी सरकार, हमारा स्वास्थ्य विभाग, हमारे प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं? वे इस बात का संज्ञान क्यों नहीं लेते? क्या दवा कंपनियों द्वारा लिखी जा रही MRP पर अंकुश लगाना नोटबंदी या धारा 370 हटाने से ज़्यादा कठिन काम है? क्या इसे व्यवहार में लाना GST लागू करने से ज़्यादा मुश्किल है? अगर नहीं तो फिर क्यों दवा कंपनियों को इतनी छूट दे रखी है? उन्हें इस बात को संज्ञान में लेना ही चाहिए और जल्दी से जल्दी MRP पर अंकुश लगाना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक आपको और हमें अपनी आवाज़ उठानी ही पड़ेगी, और ये इतना मुश्किल भी नहीं है। हम सबको बस इतना करना है कि अगर 270 रुपये का इंजेक्शन हमें 1,000 रुपये में दिया जा रहा है तो हमें कहना है भैया 300 लगा लो, चलो भैया 400 ले लेना। इसके साथ ही एक काम और करना है, और वो ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। धन्यवाद।